भारत पाकिस्तान के युद्ध और संघर्ष एक ऐतिहासिक झलक। नमस्कार, और हम एक ऐसे विषय पर गहराई से विचार कर रहे हैं जो दशकों से हमारे राष्ट्रीय मानस को प्रभावित करता रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध और निरंतर चलते आ रहे संघर्ष। 1947 में जब उपमहाद्वीप ने स्वतंत्रता की सुबह देखी तो साथ ही विभाजन का दर्द भी झेला, जिसने दो नए राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया। यह विभाजन केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि इसने अनगिनत अनसुलझे मुद्दों, क्षेत्रीय विवादों और विचारधाराओं के टकराव को भी जन्म दिया, जो दुर्भाग्यवश हमारे वर्तमान को भी प्रभावित कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से दुर्भाग्यवश कई पूर्ण पैमाने के युद्ध लड़े हैं और अनगिनत छोटे बड़े सैन्य टकरावों में उलझे रहे हैं। इन संघर्षों ने न केवल दोनों देशों के संसाधनों पर भारी दबाव डाला है, बल्कि अनगिनत जानें भी ली हैं और लाखों लोगों के जीवन को विस्थापित और प्रभावित किया है। कश्मीर का मुद्दा, जो पहले दिन से ही विवाद का केंद्र रहा है, इन संघर्षों का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य कारक हैं जिन्होंने समय समय पर तनाव को बढ़ाया है और शांति की संभावनाओं को धूमिल किया है। इस विशेष प्रस्तुति में हमारा प्रयास रहेगा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच हुए प्रमुख युद्धों और सैन्य संघर्षों का एक तथ्यात्मक और व्यापक सारांश प्रस्तुत करें। हम उन घटनाओं के पीछे के कारणों, उनके प्रवाह और उनके दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डालेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों को आपके समक्ष रखना है, ताकि हम अतीत की घटनाओं से सीख सकें और भविष्य में एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया की दिशा में आगे बढ़ सकें। राष्ट्र जानना चाहता है कि आखिर इन संघर्षों का मूल क्या है। 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य के अस्त होने के साथ ही भारत का विभाजन हुआ और दो नए राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। इस विभाजन की त्रासदी के बीच रियासतों के विलय का प्रश्न एक जटिल चुनौती बनकर उभरा। लगभग 560 से अधिक रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहने का निर्णय लें। इसी पृष्ठभूमि में जम्मू और कश्मीर की रियासत अपनी रणनीतिक स्थिति और मिश्रित आबादी के कारण एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा बन गई। महाराजा हरि सिंह, जो उस समय कश्मीर के शासक थे, एक स्वतंत्र राज्य का सपना देख रहे थे और विलय के निर्णय पर असमंजस में थे, जो स्थिति को और भी जटिल बना रहा था। पाकिस्तान, जो कश्मीर को अपने नवगठित राष्ट्र का एक अभिन्न अंग मानता था, ने महाराजा पर दबाव डालना शुरू कर दिया। जब कूटनीतिक और आर्थिक दबाव विफल रहे तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक परोक्ष आक्रमण की रणनीति अपनाई। कबायली लड़ाकों, जिन्हें पाकिस्तान की सेना का गुप्त समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त था, ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इन अनियमित लड़ाकों ने लूटपाट, आगजनी और बड़े पैमाने पर अत्याचार किए, जिससे कश्मीर घाटी में भय और अराजकता का माहौल पैदा हो गया। उनका उद्देश्य बलपूर्वक कश्मीर पर कब्जा करना और महाराजा को पाकिस्तान में विलय के लिए मजबूर करना था। यह आक्रमण कश्मीर के इतिहास में एक काला अध्याय है। कबायली आक्रमणकारियों की तेजी से बढ़ती बढ़त और रियासत की अपनी सेना के पतन को देखते हुए महाराजा हरि सिंह के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने भारत सरकार से सैन्य सहायता की तत्काल अपील की। भारत ने स्पष्ट किया कि वह केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन जाए। इसके परिणाम स्वरूप 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑन फिक्सेशन, पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर की रियासत औपचारिक रूप से भारत में शामिल हो गई। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने कश्मीर के भाग्य को भारत के साथ जोड़ दिया और भारतीय हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त किया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते ही भारत ने अपनी सेना को हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजने का अभूतपूर्व अभियान शुरू किया। भारतीय सैनिक 27 अक्टूबर को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे और आक्रमणकारियों को पीछे धकेलने के लिए तुरंत कार्रवाई में जुट गए। प्रारंभिक लड़ाइयां अत्यंत भीषण थीं, क्योंकि भारतीय सैनिकों को न केवल दुश्मन से लड़ना था, बल्कि प्रतिकूल इलाके और सीमित संसाधनों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने श्रीनगर शहर को बचाने और कबायली लड़ाकों की बढ़त को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कश्मीर घाटी का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित हो सका। यह भारतीय सेना की वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। युद्ध
तेजी से कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में फैल गया, जिसमें पूंछ, उरी, बारामूला, गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे क्षेत्र प्रमुख संघर्ष स्थल बन गए। भारतीय सेना को कबायली लड़ाकों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिकों से भी जूझना पड़ा, जिनका समर्थन आक्रमणकारियों को मिल रहा था। लड़ाइयां पहाड़ों, घाटियों और दर्रों में लड़ी गईं, जहां मौसम और इलाके दोनों ही अत्यंत चुनौतीपूर्ण थे। दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और स्थानीय आबादी को अकल्पनीय पीड़ा और विस्थापन का सामना करना पड़ा। यह युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर की पहचान और भविष्य के लिए भी लड़ा जा रहा था। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, पाकिस्तान की प्रत्यक्ष सैन्य संलिप्तता और भी स्पष्ट होती गई। जो शुरुआत में कबायली आक्रमण के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही दोनों नवगठित राष्ट्रों की सेनाओं के बीच एक अघोषित युद्ध में बदल गया। पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों और संसाधनों को आक्रमणकारियों का समर्थन करने के लिए खुले तौर पर भेजना शुरू कर दिया, जिससे युद्ध की तीव्रता और बढ़ गई। भारत ने इस आक्रमण का कड़ा प्रतिरोध किया और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया। स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई थी और एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। संघर्ष के इस बढ़ते दायरे और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए उत्पन्न खतरे को देखते हुए भारत ने 1 जनवरी 1948 को इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, ताकि पाकिस्तान को अपनी सेना और कबायली लड़ाकों को वापस बुलाने के लिए मजबूर किया जा सके। भारत का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से रक्तपात को रोका जा सकेगा और एक शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कदम कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण की शुरुआत थी, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मामले पर विचार विमर्श किया और कई प्रस्ताव पारित किए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव संख्या 47 था, जिसे 21 अप्रैल 1948 को अपनाया गया। इस प्रस्ताव में युद्ध विराम, पाकिस्तानी सैनिकों और कबायलियों की वापसी और जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्धारण करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह कराने की सिफारिश की गई थी। हालांकि इस प्रस्ताव की शर्तों को लेकर दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद थे, जिसके कारण इसका पूर्ण कार्यान्वयन कभी नहीं हो सका और यह विवाद का एक और बिंदु बन गया। लंबी और भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक रूप से युद्ध विराम लागू हुआ। इस युद्ध विराम के समय दोनों देशों की सेनाएं जिन स्थानों पर थीं, उन्हें युद्ध विराम रेखा सीजफायर लाइन के रूप में मान्यता दी गई, जो बाद में नियंत्रण रेखा लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल या एलओसी के नाम से जानी गई। यह रेखा जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में विभाजित करती है, एक भारतीय प्रशासित कश्मीर और दूसरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके, जिसमें तथाकथित आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल हैं। युद्ध विराम ने तत्काल रक्तपात को तो रोक दिया, लेकिन कश्मीर का मूल मुद्दा अनसुलझा ही रहा। कश्मीर का विभाजन एक अस्थायी व्यवस्था थी, जिसे अंतिम समाधान नहीं माना गया। युद्ध ने दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी और अविश्वास के बीज बो दिए थे। हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। कश्मीर की जनता को इस संघर्ष का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा और उनकी आकांक्षाएं अनिश्चितता के भंवर में फंस गई। यह अनसुलझा विवाद भविष्य के कई और संघर्षों की नींव रखने वाला था। इस प्रथम भारत पाक युद्ध ने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल दिया। इसने न केवल कश्मीर को विभाजित किया, बल्कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक स्थायी तनाव भी पैदा कर दिया। नियंत्रण रेखा, जो एक अस्थायी युद्ध विराम रेखा के रूप में शुरू हुई थी, फैक्टिचेस की एक वास्तविक सीमा बन गई, जो दोनों देशों के बीच निरंतर सैन्य टकराव और तनाव का स्रोत बनी हुई है। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के लिए कितना भावनात्मक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। युद्ध के परिणाम स्वरूप कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1/3, पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, जिसे भारत आज भी अपना अभिन्न अंग मानता है और जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके कहा जाता है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख का क्षेत्र भारत के प्रशासन में रहा। यह विभाजन आज भी कायम है और दोनों देशों के बीच निरंतर विवाद का विषय है। इस युद्ध ने यह भी स्थापित कर दिया कि कश्मीर समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है और यह दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी।
1947-48 के युद्ध के बाद के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने रहे। कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा था और नियंत्रण रेखा पर अक्सर छोटी मोटी झड़पें होती रहती थीं। दोनों देशों ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1962 में चीन के साथ भारत के युद्ध ने पाकिस्तान को यह गलत अनुमान लगाने का अवसर दिया कि भारतीय सेना कमजोर हो गई है और कश्मीर पर कब्जा करने का यह एक उपयुक्त समय हो सकता है। पाकिस्तान में अयूब खान का सैन्य शासन भी अपनी स्थिति मजबूत करने और कश्मीर मुद्दे पर कुछ निर्णायक कार्रवाई करने का दबाव महसूस कर रहा था। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर नामक एक गुप्त योजना शुरू की। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में जम्मू और कश्मीर में भेजना था। इन सैनिकों को स्थानीय आबादी के बीच घुल मिल जाने और उन्हें भारत के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाने का काम सौंपा गया था। पाकिस्तान का मानना था कि कश्मीरी जनता भारत के शासन से असंतुष्ट है और एक सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार है। यह योजना कश्मीर में एक बड़े पैमाने पर अशांति पैदा करने और फिर स्थिति का लाभ उठाकर कश्मीर पर नियंत्रण स्थापित करने की थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सैनिकों को मुजाहिदीन के भेष में नियंत्रण रेखा पार कराकर कश्मीर घाटी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भेजा गया। उन्हें पुलों को उड़ाने, संचार लाइनों को काटने, सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करने और भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ने का प्रशिक्षण दिया गया था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इन कार्रवाइयों से कश्मीर में एक व्यापक जन विद्रोह शुरू हो जाएगा, जिससे भारत के लिए स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने का बहाना मिल जाएगा। यह एक अत्यंत दुस्साहसिक और खतरनाक योजना थी। हालांकि पाकिस्तान की यह योजना बुरी तरह विफल रही। कश्मीर की स्थानीय आबादी ने पाकिस्तानी घुसपैठियों का समर्थन नहीं किया और न ही उनके उकसावे पर कोई विद्रोह किया। इसके विपरीत कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने ही भारतीय सुरक्षा बलों को इन घुसपैठियों की जानकारी दी। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी सतर्क थीं और उन्हें इस घुसपैठ की भनक लग गई थी। कश्मीरियों के अपेक्षित समर्थन के अभाव और भारतीय सेना की त्वरित प्रतिक्रिया ने ऑपरेशन जिब्राल्टर को उसके प्रारंभिक चरण में ही विफल कर दिया। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। घुसपैठ का जवाब देने के लिए भारत ने न केवल कश्मीर के भीतर जवाबी कार्रवाई की, बल्कि 6 सितंबर 1965 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए पश्चिमी पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला बोल दिया। भारत का तर्क था कि पाकिस्तान ने पहले नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके आक्रमण की शुरुआत की है और इसलिए भारत को अपनी रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। भारतीय सेना ने लाहौर और सियालकोट जैसे महत्वपूर्ण पाकिस्तानी शहरों को निशाना बनाया। इस कदम ने संघर्ष को एक पूर्ण पैमाने के युद्ध में बदल दिया, जो 1947-48 के बाद दोनों देशों के बीच दूसरा बड़ा युद्ध था। यह युद्ध 17 दिनों तक चला और इसमें दोनों पक्षों की थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भीषण लड़ाइयां हुई। विशेष रूप से असल उत्तर और चाविंडा में हुए टैंक युद्ध इतिहास में सबसे बड़े टैंक युद्धों में गिने जाते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी टैंकों के कई हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। दोनों देशों की वायु सेनाओं ने भी एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए, लेकिन कोई भी पक्ष हवा में निर्णायक प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सका। यह युद्ध आधुनिक युद्ध तकनीकों का एक प्रदर्शन था। युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और शत्रुता समाप्त करने की अपील की। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, जो उस समय पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य आपूर्तिकर्ता थे, ने दोनों देशों पर हथियार प्रतिबंध लगा दिया। सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र ने भी युद्ध विराम के लिए सक्रिय प्रयास किए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और युद्ध के कारण हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए दोनों देश अंततः 22 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। युद्ध एक गतिरोध में समाप्त हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। भारत का कहना था कि उसने पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और पाकिस्तानी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और अपने क्षेत्र की रक्षा की। वास्तविकता यह थी कि कोई भी पक्ष निर्णायक सैन्य जीत हासिल नहीं कर सका था और दोनों देशों को भारी जनधन की हानि हुई थी। हजारों सैनिक मारे गए थे और अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था। युद्ध विराम के बाद
सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता की मध्यस्थता की। यह वार्ता उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की गई। 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वे अपनी सेनाओं को 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति में वापस ले लेंगे और विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने का प्रयास करेंगे। ताशकंद समझौते के तुरंत बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन ने भारत को स्तब्ध कर दिया। इस समझौते का भारत और पाकिस्तान दोनों में मिश्र। चैप्टर 3 1968 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आने लगे, विशेषकर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के रूप में। भौगोलिक रूप से भारत द्वारा अलग किए गए पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश की बंगाली आबादी लंबे समय से पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व से असंतुष्ट थी। भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताओं के साथ साथ संसाधनों के असमान वितरण ने इस असंतोष को और गहरा कर दिया था। पूर्वी पाकिस्तान की जनता अपने अधिकारों और स्वायत्तता की मांग कर रही थी, जिसे पश्चिमी पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनावों ने इस संकट को और बढ़ा दिया। पूर्वी पाकिस्तान की प्रमुख राजनीतिक पार्टी शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने चुनावों में शानदार जीत हासिल की और नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। नियमानुसार शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभावशाली सैन्य और राजनीतिक अभिजात वर्ग, विशेष रूप से जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, बंगाली नेतृत्व को सत्ता सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण में बाधा डाली, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। राजनीतिक संकट के समाधान में विफल रहने पर पाकिस्तानी सैन्य तानाशाह जनरल याहिया खान ने 25 मार्च 1976 को पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट नामक एक क्रूर सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना और अवामी लीग के समर्थकों का दमन करना था। पाकिस्तानी सेना ने ढाका और अन्य शहरों में अंधाधुंध हिंसा, हत्याएं, बलात्कार और आगजनी की। बुद्धिजीवियों, छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। यह एक सुनियोजित नरसंहार था जिसने लाखों निर्दोष बंगालियों की जान ले ली और अकल्पनीय मानवीय त्रासदी को जन्म दिया। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचने के लिए लाखों बंगाली शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के सीमावर्ती राज्यों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय में शरण लेने लगे। कुछ ही महीनों में भारत में शरणार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गई। इस विशाल शरणार्थी संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर भारी दबाव डाला। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मानवीय त्रासदी पर ध्यान देने और पाकिस्तान पर अत्याचार रोकने के लिए दबाव डालने की अपील की, लेकिन अधिकांश पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन की कड़ी निंदा की और बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें मुक्ति बाहिनी के नाम से जाना जाता था, को नैतिक सामग्री और सैन्य प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया। मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक प्रभावी गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा था। भारत ने बांग्लादेश की अनंतिम सरकार को भी मान्यता दी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पक्ष में जोरदार पैरवी की। भारत का यह कदम मानवीय आधार पर और अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में अस्थिरता का सीधा असर भारत पर पड़ रहा था। इस संकट के बीच भारत ने अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ शांति, मैत्री और सहयोग की एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धि थी, क्योंकि इसने पाकिस्तान के संभावित चीनी या अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान किया। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान पर दबाव बनाने में मदद की। इस संधि ने भारत को पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर अधिक निर्णायक कार्रवाई करने का आत्मविश्वास दिया। जब पाकिस्तान को यह स्पष्ट हो गया कि भारत बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का सक्रिय समर्थन कर रहा है और मुक्ति बाहिनी की ताकत बढ़ती जा रही है, तो उसने स्थिति को और बिगाड़ने का फैसला किया। 3 दिसंबर 1971 को
पाकिस्तानी वायुसेना ने पश्चिमी भारत के कई प्रमुख हवाई अड्डों जैसे श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट और आगरा पर अचानक हवाई हमले कर दिए। पाकिस्तान का उद्देश्य भारतीय वायुसेना को निष्क्रिय करना और एक पश्चिमी मोर्चा खोलना था ताकि पूर्वी पाकिस्तान पर से दबाव कम किया जा सके। इन हमलों के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा औपचारिक युद्ध शुरू हो गया। भारत इन हमलों के लिए तैयार था और उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने दोनों मोर्चों पूर्वी और पश्चिमी पर एक समन्वित और तेजी से आक्रमण शुरू किया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर 3 दिशाओं से ढाका की ओर बढ़ना शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया और भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान की समुद्री नाकाबंदी कर दी, जिससे पाकिस्तानी सेना को कोई बाहरी मदद नहीं मिल सकी। यह एक अत्यंत सुनियोजित और कुशलतापूर्वक क्रियान्वित सैन्य अभियान था। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी की संयुक्त बढ़त अत्यंत तीव्र थी। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियों को एक एक करके ध्वस्त किया और महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट चुका था और वे भारतीय आक्रमण का सामना करने में असमर्थ थे। भारतीय सेना ने अपनी गति और रणनीति से पाकिस्तानी सेना को आश्चर्यचकित कर दिया। पश्चिमी मोर्चे पर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हालांकि मुख्य ध्यान पूर्वी मोर्चे पर ही केंद्रित रहा। केवल 13 दिनों के युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने ढाका में भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष अपनी 93,000 से अधिक सैनिकों के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और पाकिस्तान के लिए एक अपमानजनक हार थी। इस आत्मसमर्पण के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान का पतन हो गया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। यह भारत की एक निर्णायक और ऐतिहासिक सैन्य विजय थी। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने 90,000 से अधिक पाकिस्तानी युद्धबंदियों को अपनी हिरासत में रखा। इन युद्धबंदियों की रिहाई और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, बाद में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1974 को शिमला में एक शिखर बैठक हुई। इस बैठक के परिणाम स्वरूप शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत दोनों देश अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और द्विपक्षीय रूप से हल करने पर सहमत हुए। इस समझौते में कश्मीर में युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC के रूप में मान्यता दी गई। 1971 का युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। इसने न केवल पाकिस्तान का विघटन किया और बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र को जन्म दिया, बल्कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी बदल दिया। भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। इस युद्ध ने पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरियों को उजागर किया और उसके 2 राष्ट्र सिद्धांत पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। भारत के लिए यह एक नैतिक और सैन्य विजय थी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। चैप्टर 4 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई वर्षों तक अपेक्षाकृत शांति बनी रही। हालांकि सियाचिन ग्लेशियर जैसे कुछ क्षेत्रों में छिटपुट संघर्ष होते रहे। 1990 के दशक में कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने तनाव को फिर से बढ़ा दिया। इन तनावों के बीच फरवरी 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐतिहासिक बस यात्रा के माध्यम से लाहौर का दौरा किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांति और विश्वास बहाली के प्रयासों को आगे बढ़ाना था। इससे एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब संबंध सुधरेंगे। हालांकि लाहौर घोषणा की स्याही सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान ने एक और विश्वासघात किया। 1991 की गर्मियों की शुरुआत में भारतीय चरवाहों ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC के भारतीय हिस्से में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिकों ने आतंकवादियों के भेष में सर्दियों के दौरान खाली पड़ी भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया है। यह घुसपैठ अत्यंत ऊंचाई वाले और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में की गई थी, जहां भारतीय सेना सर्दियों में अपनी उपस्थिति कम कर देती थी। यह एक सुनियोजित और गुप्त ऑपरेशन था जिसका उद्देश्य भारत को आश्चर्यचकित करना था।
जिन ऊंचाइयों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा किया था वे रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। ये चोटियां श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एक NH-1 पर सीधे नजर रखती थीं, जो लद्दाख क्षेत्र के लिए भारत की मुख्य आपूर्ति लाइन है। इन चोटियों से पाकिस्तानी सैनिक भारतीय राजमार्ग पर प्रभावी ढंग से गोलीबारी कर सकते थे, जिससे लद्दाख का संपर्क कट सकता था और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात भारतीय सैनिकों की आपूर्ति बाधित हो सकती थी। पाकिस्तान का उद्देश्य इस क्षेत्र पर कब्जा करके कश्मीर मुद्दे पर भारत को बातचीत के लिए मजबूर करना और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना था। घुसपैठ का पता चलते ही भारत सरकार ने तुरंत ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय सेना के सामने एक अत्यंत कठिन चुनौती थी। दुश्मन ऊंचाई पर मजबूत स्थिति में था, जबकि भारतीय सैनिकों को खड़ी चढ़ाई और ऑक्सीजन की कमी वाले प्रतिकूल मौसम में ऊपर की ओर हमला करना था। यह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से एक था, जहां लड़ाई लड़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस, वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए इन चुनौतियों का सामना किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़े। भारतीय सेना ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पाकिस्तानी कब्जे वाली चोटियों को पुनः प्राप्त करने के लिए भीषण लड़ाई लड़ी। टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट राओसिशटन, बत्रा टॉप जैसी चोटियों पर हुई लड़ाइयां भारतीय सैन्य इतिहास में वीरता के अद्भुत अध्यायों के रूप में दर्ज है। इन लड़ाइयों में भारतीय सैनिकों ने असाधारण बहादुरी दिखाई और कई अधिकारियों और जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बोफोर्स तोपों ने इन अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने और भारतीय पैदल सेना को आगे बढ़ने में मदद की। भारतीय वायु सेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर के तहत इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी की और भारतीय थल सेना को हवाई सहायता प्रदान की। पहाड़ी इलाकों में सटीक हवाई हमले करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारतीय पायलटों ने अपने कौशल और साहस का प्रदर्शन करते हुए इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। मिराज 2000 और MiG-27 जैसे विमानों ने लेजर गाइडेड बमों का उपयोग करके दुश्मन के बंकरों को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल गिरा और उनकी आपूर्ति लाइनें बाधित हुईं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने काफी हद तक पाकिस्तान की इस हरकत की निंदा की। अधिकांश देशों ने माना कि पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है और उन्हें तुरंत वापस जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेष रूप से तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान पर अपनी सेना वापस बुलाने के लिए भारी दबाव डाला। भारत के संयमित और दृढ़ रुख, विशेष रूप से नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने में मदद की। पाकिस्तान विश्व मंच पर अलग थलग पड़ गया। शुरुआत में पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया कि उसके नियमित सैनिक कारगिल में लड़ रहे हैं। उसने दावा किया कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन स्वतंत्रता सेनानी हैं जो भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि जल्द ही यह झूठ उजागर हो गया। भारतीय सेना द्वारा बरामद किए गए पाकिस्तानी सैनिकों के शव, उनके पहचान पत्र, हथियार और अन्य दस्तावेज इस बात का अकाट्य प्रमाण थे कि यह पाकिस्तानी सेना का एक सुनियोजित आक्रमण था। पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों ने भी सच्चाई बयान कर दी, जिससे पाकिस्तान का दावा खोखला साबित हुआ। भारतीय सेना द्वारा बरामद किए गए सबूतों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान को अंततः यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके सैनिक कारगिल में शामिल थे। पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, जो इस ऑपरेशन के मुख्य सूत्रधार माने जाते हैं, को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनकी यह योजना न केवल सैन्य रूप से विफल रही, बल्कि इसने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया और भारत के साथ शांति प्रक्रिया को गहरा धक्का पहुंचाया। यह पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की एक बड़ी रणनीतिक भूल थी। भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई के दौरान अत्यधिक संयम का परिचय दिया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया, जबकि उसके पास ऐसा करने की क्षमता और औचित्य दोनों थे। भारत का मुख्य उद्देश्य केवल अपनी भूमि से घुसपैठियों को खदेड़ना था। इस संयमित दृष्टिकोण ने भारत को नैतिक रूप से उच्च धरातल पर खड़ा किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी स्थिति को मजबूत किया। यह भारत की परिपक्व और जिम्मेदार कूटनीति का प्रमाण था। लगभग 2 महीने की भीषण लड़ाई के बाद जुलाई 1999 के अंत तक भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाली अधिकांश महत्वपूर्ण चोटियों पर सफलतापूर्वक पुनः कब्जा कर लिया। भारी नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
26 जुलाई को भारत ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की और इस दिन को अब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारतीय सेना की वीरता, दृढ़ संकल्प और व्यावसायिकता की एक शानदार जीत थी। कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने भविष्य में ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी रक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए कारगिल समीक्षा समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सीमा पर निगरानी और खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए। इस युद्ध ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया। इसने यह भी उजागर किया कि पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व शांति प्रक्रिया को बाधित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आउटरो। तो आज रात राष्ट्र ने देखा है, हमने देखा है कि कैसे बार बार शांति की हर कोशिश को पीठ में छुरा घोंपकर जवाब दिया गया है। 1947 से लेकर कारगिल तक हर युद्ध, हर संघर्ष ने हमारे वीर जवानों का खून बहाया है, हमारे संसाधनों को निचोड़ा है और हमारी प्रगति की राह में रोड़े अटकाए हैं। राष्ट्र जानना चाहता है आखिर कब तक यह छद्म युद्ध, यह आतंकवाद का खेल, यह घुसपैठ की नापाक कोशिशें चलती रहेंगी। इन युद्धों ने हमें घाव दिए हैं, लेकिन हमारे संकल्प को और भी मजबूत किया है। भारत ने हमेशा शांति का मार्ग चुना है, लेकिन हमारी शांति की इच्छा को हमारी कमजोरी समझने की भूल कोई न